दलित वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ा है। कौन से आप ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, कौन से आप क्षत्रियवाद की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मां के पेट से न ब्राह्मण पैदा होता है, न क्षत्रिय न दलित, अपने कर्मों से बनता है। बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी चिंता, बड़ी बाबा साहब अंबेडकर ने ये करा रे भाई, बाबा साहब अंबेडकर दलित थे। बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी कौन थी? ब्राह्मण थी। तो ब्राह्मणों के मुंह में दही जम जाता है बोलते वक्त। ये दो दलित थे भारत की राजनीति के अंदर, बाबा साहब अंबेडकर और दूसरा कौन था जानते हैं उसको? ये कोई दलित ठेकेदार नहीं बताता। एक दूसरा विद्वान था जिसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल को जाहिल मुसलमानों ने टुकड़े के जोर पे, मार काट के जोर पे एक टुकड़ा तो ले लिया था पाकिस्तान का, लेकिन उसे चलाने के लिए उन जाहिलों के पास पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। तो जोगिंदर नाथ मंडल को लेके गए कि आप चलिए, दलित थे वो गए, संविधान लिखा, पहले कानून मंत्री पाकिस्तान के वो बने, और उसी पाकिस्तान में दलित लड़कियों के साथ सरेआम रेप और मर्डर होता था, जैसे आज सिंध में हर दिन हो रहा है। जोगिंदर नाथ मंडल ने जब ये कहा कि मेरे आने के बाद भी जिन्ना साहब मुझे इस भरोसे पर लाए थे कि यहां आपका मान सम्मान होगा, यहां मेरी जाति की बेटियों की रोज अस्मिता लूटी जाती है और सरकार कुछ नहीं करती। 2 टके सा जवाब दिया, आपको जिन्ना साहब लाए थे, अब वो रहे नहीं, आप चले जाइए। कोई दलित नेता पूरी दुनिया का बता सकता है जोगिंदर नाथ मंडल भारत आए, कहां मर गए, कहां कोई जानकारी है उनके बारे में, कोई उनकी मॉडल है, कहीं कोई मृत है? इसे कहते हैं। आप पे जो पावरफुल पॉइंट है उसे नहीं रखते कि भाई ब्राह्मणों ने अपनी बेटी को B.R. अंबेडकर को दब दिया तो वो दलित को नहीं दे रहे थे, एक ज्ञानी को दे रहे थे। B.R. अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता। और B.R. अंबेडकर को जब राजनीतिक तौर पे आप देखते हैं तो आप भ्रमित होते हैं। B.R. अंबेडकर, हजारों किताबों का रेफरेंस आप देते हो। B.R. अंबेडकर ने किताब लिखी है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये किताब कोई दलाल हिंदूवादी नहीं बताएगा क्योंकि उनका कद छोटा हो जाएगा। उस किताब के 18 पॉइंट हैं। हर सभा में कहता हूं, ये पॉलिटिकल एंगल से नहीं कह रहा, अगर बहादुर B.R. अंबेडकर में ये कहने की हिम्मत है तो मेरे लिए उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है। उस किताब में B.R. अंबेडकर ने क्या कहा है ये जरा उन्हें बताएं जो कहते हैं जय मीम जय भीम। उन्हें बताएं ये अंबेडकर ने लिखा है, ये किसी ब्राह्मण ने, किसी ठाकुर ने नहीं लिखा है। पेज नंबर 1, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पेज नंबर 123, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। पेज नंबर 125, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। पेज नंबर 291, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। पेज नंबर 303, मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से भी ऊपर मानते हैं। पेज नंबर 294, बुर्खे की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। पेज नंबर 231, मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। पेज नंबर 233, 234, मुसलमान देशभक्त नहीं होते। 334, किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। किसी ठेकेदार ने लिखी? दुकान चला रहे हिंदुत्व के नाम पे, ये कहने की हिम्मत है? अंबेडकर कह के चला गया। इसलिए जो रूबल भाई कह रहे थे, इस उम्र में, जिस उम्र रूबल की उम्र है, मात्र 20-21 साल की उम्र है, ये सुन सुन के बिगड़ गए हैं। और भगवान करे इस देश का हर युवा बिगड़ जाए, मैं ये चाहता हूं। ये जो कह रहे हैं ना गुस्से में, ठेकेदार, जब भारत में एक चेतना का हल्का सा विस्फोट हो रहा है तो दलाल आपको रोज गाली देते हैं। रोज नहीं 40,000 साल पुराना हमारा डीएनए है। इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। अरे तुमको किसने कहा है जिस विषय पे नहीं जानते उसमें बोलो यार। तुमको किसने कहा है कि तुम इतनी बड़ी भीड़ को भ्रमित कर रहे हो? क्योंकि तुमने तो यही मूर्ख बनाया है ना। भारत माता की जय, हम टिकट दिलाएंगे, हम तुम्हें गवर्नर बनवाएंगे, हम तुम्हें, बस यही काम करने के लिए बनाया था तुमने। जिन लोगों ने इसकी नींव रखी थी वो महान लोग थे, वो पूजनीय लोग थे, लेकिन तुम्हारे स्वार्थों ने उनकी विरासत को चौराहे पे बेच दिया है। इसलिए विष्णु शंकर जैन है, तुम्हारे संगठन से उसका संबंध नहीं है। तो जब उसने खोज लिया तो क्यों ये बयान दिया कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है?
क्यों बयान दिया तुमने? तुमसे किसने कहा दलालों कि तुम ढूंढो? जो मर्द हैं तुम्हारे बीच में, तुम उनको नपुंसक बनाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हें अपनी दुकान चलानी। हमको अपनी दुकान नहीं चलानी, हम कल मरते हो अभी चले जाए, हमको कोई गम नहीं है। गुस्सा इस बात के लिए है, आप कोई संगठन बनाते हैं, उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई मतलब होता है। जब पूरा दुनिया आपकी तरफ देख रही है, पूरी दुनिया के अंदर आपको लेकर के एक नई सोच पैदा हो रही है, तब आप अपनी दुकान बचाने के लिए बकवास करते घूम रहे हो चौराहे चौराहे। चार लोग बैठे, ऐसा नहीं करिए, वो देखिए ऐसा है, वो ऐसा है। ऊपर फाड़ में गए तुम यार। ना मैं बड़ा हूं ना तुम बड़े हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई ताली बजाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बच्चे जब भी होंगे, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ये नहीं कहेगा कि किसी स्वार्थ के लिए झूठ बोला था। ये जीवन इतनी लंबी नौकरी छोड़ करके झूठ बोलने के लिए नहीं आया। आप भी जानते हैं कि किसी पार्टी का एमपी बनना 5 मिनट का काम है। 5 मिनट का काम है। जो चीज आपको बड़ी लगती है, हमको पता है कैसे मिलती है। ये नहीं है हमारी पेरिफेरी में। हम किसी के विरोध में नहीं, हमारा किसी से कोई निजी झगड़ा नहीं है, लेकिन इस मुहिम को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हारे पास मूर्खों की भीड़ है। तुम सत्ताओं को निर्धारित मत करो। सत्ता पे जो बैठा है उसको पता है कब गांगुली जी से फैसला लेना है और कब उन्हें राज्यसभा देनी है, उसको पता है। ज्ञान मत बांटो तुम। धारा 370 कैसे हटी, कश्मीर के लोगों को नहीं पता है। पता है आपको, तो पता होगी। मैं तो हर भाषण में बोल चुका हूं। और अगर मेरे आदमी ने अच्छा काम किया है, मैं ये मानता हूं, सार्वजनिक मंचों से चिल्ला चिल्ला के उसकी तारीफ करो। किसी को कोई नफा नुकसान नजर में आता हो, ये रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बोल रहा। आपको 2 घंटे बाद ये रिकॉर्ड करना था, क्योंकि आपको दुकान चलानी है इसकी। मैं दुकान चलाने के लिए नहीं आया, इसको बंद करिए। मैं इस हॉल में बैठे हुए हर आदमी से मुखातिब हूं। आप अपनी दुकान चलाइए, किसी की महबूबा की बाइट लीजिए, वो दे देगी आपको बाइट। 370 ये भारत की पार्लियामेंट में पहली घटना है। इस चलिए बोल दिया, आपको समझ में नहीं आता क्या? आप सोचो कि जब आपकी ताकत पीछे होती है और आपके एजेंडे ये होते हैं कि आप ने सरकार चुनी क्यों? 2 रुपए किलो आलू के लिए? आपके जो गहरे जख्म है हजारों साल पहले, उसमें से किसी एक जख्म पे हल्का सा मरहम लगाने के लिए आपने यही सोच के चुनी है, या कुछ और सोच के चुनी है? आइंस्टाइन को क्यों नहीं चुना? इस पागल आदमी को क्यों चुन लिया भाई? ये तो कुछ नहीं पता। इस आदमी ने भारतीय पार्लियामेंट्री इतिहास में ऐसा काम हुआ जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। ये इतने बहादुर लोग, ये बहादुरी पैदा क्यों होती है? ये बहादुरी का इनपुट उनमें क्यों आया? ये रिस्क लेने की उनमें हिम्मत क्यों हुई? क्योंकि उनको पता था कि जिन्होंने मुझे चुना है उन्होंने सब्सिडी लेने के लिए नहीं चुना है। सॉरी। तब वो काम कर बैठते हैं जो नियमों के अंदर भी होता है, लेकिन प्रायोरिटी तय होती है। 370 चुनने जिस दिन आई है, भारत के उस सदन में लाया जिस सदन के अंदर बहुमति नहीं था। कुछ उतावले हिंदू, कुछ जातिवादी विरोधी मोदी के, अरे ये झूठ बोल रहा है, ये गुजरात। हमारे हिंदू ठेकेदार अपर कास्ट के, क्योंकि दुकान उनकी बड़ी जली हुई है ना, नहीं ये देखो झूठ बोल रहा है यार। अब कह देगा देखो साहब ये तो नहीं, मेरी मेजॉरिटी नहीं थी। ये शुरू हो गया। और मैंने कहा थोड़ी देर रुको तो यार, पागल थोड़ी नहीं 15 साल की ट्रेनिंग लेके आया है। आधे घंटे बाद बिल पास हो गया। जिस सभा में बहुमत नहीं, उस सभा में पास हो गया। वो जो आलू से सोना बना रहे थे, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि वर्कर कहां हैं, तो फैक्ट्री का एक भी वर्कर नहीं मिला। उन्हें पता ही नहीं कि ये वर्कर तो कहीं और चले गए हैं। 3 महीने पहले उसने एक कमेटी बनाई। पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे आते हैं कि रिक्शा चलाते चलाते एमपी बन जाते हैं बेचारे, तो अब उनको पता ही नहीं क्या करें। उन्होंने फव्वारा नहीं देखा, तो एक प्रावधान बना रखा है कि नए नए एमपीओं को विदेश भेजो ताकि वहाँ कहीं कोई पानी की व्यवस्था देखें, कोई सड़कों की व्यवस्था देखें। तो वो जो नंबर 2 है, जो 19 के बाद अल्लाह मियां ने भेजा है, उसने 3 महीने पहले
एक पूरे लोगों का डेलीगेशन बनाया और उनसे कहा कि आप लोगों को नीदरलैंड जाना है, वहाँ पानी की व्यवस्था देखनी है। उसमें से किसी समझदार आदमी ने कहा कि इस डेलीगेशन में ज़्यादातर लोग विपक्ष के हैं, इसमें बीजेपी के कम लोग हैं। तो बिल्कुल वर्बेटम बता रहा हूँ आपको, उसने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास। पहला डेलीगेशन क्या, देखिए मैंने कहा कि राजा को राजा, आदर्शवाद नहीं है ये आदर्शवाद पंडित का काम है, मर्यादा बनाने का काम उस मंदिर में जो बैठा है उसका काम है, राजा का काम नहीं है। राजा को अपने राष्ट्र बचाने के लिए अगर किसी को जहर देना पड़े और उसके मर जाने से राष्ट्र बचता है तो पहले मार देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया का नियम है, ये कोई हम नहीं कह रहे। उस आदमी ने, मैंने वही कहा कि ये डिग्री लेके नहीं आए हैं, ये दूसरी डिग्री लेके आए हैं। इसने भेजा और प्रोग्राम सेट किया। 5 दिन पहले वो नीदरलैंड में थे और जिस दिन बिल आया उस दिन ये भी तय कर लिया कि किसी मक्कार ने अगर कुछ दाएं बाएं लूप होल कर दी तो नीदरलैंड से कोई फ्लाइट दिल्ली आती नहीं थी। बिल लाया, मजदूर नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख रहे थे, ये आलू लेके हाथ में सोना बनाने के लिए खड़े थे। बिल पास हो गया, शाम तक लोगों को समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। मैंने ये कहा, और फिर 303 वाले सदन में तो वैसे ही होना था, बिल पास हो गया। ऐसे ही सत्ताएं चलती हैं।